Assalamu alaikum everyone. I am your instructor Salman Amin Malik and I am doing with you or discussing with you the calculus of variations whose code is MTH485. Today we are going to start the 28th lecture of calculus of variations and let me recall you what we have done in the last lecture. Last lecture में हमने constraint maximization और minimization problems discuss किए थे with respect to the functional. Given a functional with certain interpolating points and another functional जो कि एक fixed real value जो है वो ले रहा था for the extreme curves of the first functional. और इस तरह के functional को हमने जो कि constraint problems हैं और isoparametric problems जो हैं उसमें constraint problems ही फंक्शनल ही हमारे पास आते हैं, उनको हमने किया था. मैंने दो एग्जांपल्स डिस्कस की थी और एट द एंड जो हमने पिछले लेक्चर्स में वर्टिंगर्स इनइक्वालिटी जो है उसको वेरीफाई भी किया था बोथ वे से. हमने एक प्रॉब्लम को वर्टिंगर्स इनइक्वालिटी से रिजल्ट ऑब्टेन किया और मैथमेटिकली आइलर-लैग्रांज इक्वेशंस को सॉल्व करके और मैथमेटिक्स यूज करके भी उसी इनइक्वालिटी तक हम पहुंचे थे. That was wonderful example which verifies our generalized theorem जो है उसको करता था और verify करता है. अब आज के लेक्चर में इनफैक्ट मैंने क्या करना है, मैं सबसे पहले तो जनरलाइजेशन करूंगा वो एक कंस्ट्रेंट आइसोपैरामेट्रिक या कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम्स का कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस में उसको किस तरह डील करते हैं, आइलर-लैग्रांज इक्वेशंस क्या हैं वो हम डील करेंगे कि कंस्ट्रेंट्स आपके एक से ज्यादा हों. उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक इंशाल्लाह आज के ही लेक्चर में हमने स्टार्ट करना है, व्हाट वी कॉल द डायरेक्ट मेथड्स. आपने ये देखा होगा और ये इनफैक्ट कई टॉपिक्स की मोटिवेशन भी थी. दैट्स व्हाई वी हैव डिस्कस्ड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आइलर-लैग्रांज इक्वेशंस. के बाद हमने हैमिल्टन इक्वेशंस जो कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है then we have also studied Hamilton-Jacobi equation जो कि partial differential equation थी. कि आइलर-लैग्रांज इक्वेशंस जो हैं वो नॉन लीनियर इक्वेशंस हो सकती हैं जो कि मुश्किल है सॉल्व करना, उनका एग्जैक्ट सोल्यूशन निकालना मुश्किल है, एक्सप्लिसिट सोल्यूशन निकालना मुश्किल है. सिमिलरली फर्स्ट ऑर्डर डायनामिकल सिस्टम जो कि कैनोनिकल या हैमिल्टन इक्वेशंस हैं, इक्विवेलेंट है आइलर-लैग्रांज इक्वेशंस के, डायनामिकल सिस्टम को भी सॉल्व करना वो भी समटाइम्स बड़ा मुश्किल होता है. और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस तो हैं ही कॉम्प्लिकेटेड जो कि हैमिल्टन-जैकोबी इक्वेशन हमने डिस्कस की थी कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस में. तो ऑल दीज मेथड डज नॉट वर्क फॉर सर्टन प्रॉब्लम्स, लेकिन सोल्यूशन वो फिजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें सोल्यूशंस चाहिए होते हैं. तो हमारे पास क्या तरीका है, या तो हम बैठे नहीं हाथ पे हाथ रख के कि भाई सोल्यूशन नहीं निकल रहा, सोल्यूशन को वी स्पेंड आवर half life in finding out just the solution and ultimately someone came with the result कि भाई इसका तो solution explicit निकाला ही नहीं जा सकता, so we have wasted our half life. ठीक है, जैसे वैसे ही बता रहा हूँ आपको. तो उसके लिए हमने क्या, that's why we study the approximation techniques, that's why we study the numerical solutions. लेकिन न्यूमेरिकल सोल्यूशन और अप्रॉक्सीमेशंस भी हम इस तरह की अप्रॉक्सीमेशन नहीं चाहिए हमें कि हमने लेट्स से 100 को अप्रॉक्सीमेट करना है एंड वी आर अप्रॉक्सीमेटिंग 100 जिसकी कोई भी क्वांटिटी है उसकी वैल्यू 100 है विद 1. इस तरह की अप्रॉक्सीमेशन नहीं चाहिए. वी नीड क्लोज अप्रॉक्सीमेशन, बेटर अप्रॉक्सीमेशंस एंड इट डिपेंड्स कि आपकी बेटर अप्रॉक्सीमेशन जो है वो किस तरह जो है आपके फिजिकल प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है कि आपके में आप फ्लक्चुएट कितना कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर फिजिकल प्रॉब्लम, कि फिजिकल प्रॉब्लम आपका कितना टॉलरेंस जो है वो अलाउ करता है. ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड्स इनफैक्ट क्या है कि हम वेरिएशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे by some other techniques which don't care about the solution of the Euler-Lagrange equations and all these things. Actually objective तो ये है ना कि functional को maximize या minimize किया जाए. So we will find out some other techniques and all the techniques
which lead us to the maximization or minimization or close to the maximization or minimization of the certain functionals, we call them the direct method, because we are not using the theoretical Euler-Lagrange equations or Hamilton equations or canonical Euler-Lagrange equations or Hamilton-Jacobi equations. So we are using something which is directly by approximation. We are not having the exact solution of the minimization or maximization problem, but we are close enough that we can treat that solution, which we call the approximation solution, as a solution of the minimization or maximization problem. So आज के लेक्चर में हम ये जो the so called direct methods जो हैं इनको हम डिस्कस करेंगे. So let's start our lecture by the constraint extreme values problems for the functionals. इनको generalize करते हैं. Then we move on to the new topic which we call the direct methods in calculus of variations. So we are going to start today the 28th lecture of calculus of variations, and the first result is about generalization of the constraint maximization or minimization problems in calculus of variation. Let me state the theorem. Suppose we are looking for the extremum of the functional, this one. अब आपका जो है functional जो है वो एक से ज़्यादा dependent variable पे depend कर रहा है, लेकिन अभी higher order derivatives नहीं हमने लिए, क्योंकि higher order derivatives जो हैं वो higher order Euler-Lagrange second order से हम ऊपर चले जाते हैं. अगर मैं यहाँ पे derivatives जो हैं वो सेकेंड ऑर्डर के भी डिपेंडेंट, थर्ड ऑर्डर के भी डिपेंडेंट कर लूँ, तो सिक्स्थ ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, सिक्स्थ ऑर्डर टू nth ऑर्डर की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है Euler-Lagrange इक्वेशन बनती है. सब्जेक्ट टू दीज पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को इंटरपोलेट करें, ओके, एंड दीज आर द कंस्ट्रेंट्स. लुक एट द कंस्ट्रेंट्स नाउ. वी हैव k कंस्ट्रेंट्स. पिछले लेक्चर में हमारे पास सिर्फ एक ही कंस्ट्रेंट था. इन दिस केस हमने क्या किया था, h कंस्ट्रक्ट किया था. a to b f प्लस लैम्डा 1 g1, ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था. सिर्फ एक ही कंस्ट्रेंट था, तो इसीलिए हमने एक ही लैम्डा रखा था, वहां पे लैम्डा का सबस्क्रिप्ट नहीं रखा था. अब यहाँ पे कंस्ट्रेंट k कंस्ट्रेंट है, तो आई विल कंसिडर दिस वन, lambda 1, lambda 2, g2 plus so on lambda n. lambda कहाँ तक है, k तक है. कंस्ट्रेंट मेरे पास k तक है, dx. each g1 depends upon x, y1, y2, लेकिन इनकी for the inputs of this functional इनकी एक real number value है, and which is of course ये जो y equals yx, which will be the extreme curve for this functional satisfying this value. Y equals yx इस हर constraint में functional में अगर हम डालें तो that would be a real number L of j. Then it is necessary condition for the extremum that is that कि ये Euler-Lagrange equations हैं for such type of functional जो मैंने यहाँ पे ये लिखा है. अब ये system of Euler-Lagrange equation as expected. अब अगर ये लैम्डास वाले ना हो हमारे पास terms, तो आप ये देखें ये exactly आपका इस this problem along with this interpolating initial and end points, ये आपका जो है ये हमने पहले स्टडी की हुई थी. सिर्फ ये जो है ये टर्म्स जो हैं ये ऐड हो रही हैं, ये वाली टर्म्स जो हैं, और ये आप इससे आप ये यहाँ तक पहुँच भी सकते हैं बाय कंसिडरिंग इसकी एज की, फंक्शनल एज की Euler-Lagrange इक्वेशन क्या होंगी, पार्शियल दिस फंक्शनल जिसको मैं f स्टार कह लेता हूँ over y minus d over dx partial f star over partial y prime equals 0.
अब एफ स्टार किस पे डिपेंड कर रहा है, 1 2 3, अब यहाँ पे इंडेक्स आएगा आई प्राइम, और आई कहाँ से 1 2 अप टू सो ऑन, जितने मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल है एन तक जाएगा। ये एफ स्टार ये आप पुट करके इसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स की वैल्यूज डाल दें, यू विल रीच आउट हियर। ठीक है, सो दिस इज द जनरलाइजेशन विच आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि ये हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो वी हैव डिस्कस दिस वन। अब एक बड़ा जो है ना पर्टिकुलर प्रॉब्लम है ये कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम्स का, जिसको हम जनरली कहते हैं फाइनाइट सब्सिडरी कंडीशंस। ये क्या होती हैं? लेट मी गिव एन एग्जांपल। सपोज कि आपने एक सफियर के ऊपर, जैसे दुनिया भी एक सफियर ही कंसिडर किया जा सकता है अप्रॉक्सीमेटली, आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। अब आप ये नहीं कर सकते और आप सफियर की सरफेस पे ही रहना चाहते हैं, तो आपको एक लेंथ दे दी गई है, तो आपने जमीन पे एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक पहुंचना है, तो आपने सफियर के ऊपर ही रहना है। एंड वी आर लुकिंग फॉर द ऑल द कर्व्स ऑन द सफियर विच हैज सर्टन लेंथ एंड पासेस थ्रू द टू गिवन पॉइंट्स। ये फाइनाइट सब्सिडरी कंडीशंस जो है वो इस तरह की कंडीशन है। इसका मतलब है कि एंड पॉइंट्स आपके सफियर के ऊपर ही होंगे, तो वी डोंट नीड टू राइट डाउन द फंक्शनल, हमें फंक्शनल लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सफियर की इक्वेशन हमें पता होगी। हम सफियर की इक्वेशन वाला जो है, यानी कि कोई सफियर की इक्वेशन क्या है, सम फंक्शन ऑफ जी एक्स वाई, उसकी वैल्यूज हमें इक्वल्स सम रियल नंबर्स ये दी गई हैं। तो फंक्शनल विल बी रिप्लेस्ड बाय सर्टेन सरफेसेस और सर्टेन मैनीफोल्ड्स इन दिस केस। तो फाइनाइट सब्सिडरी कंडीशंस जो हैं ये पर्टिकुलर कंडीशंस हैं जो कि खास तौर पे इस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए हम डिस्कस करेंगे। लेट्स गो थ्रू दिस वन। इन द आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम, shortest distance problem between 2 points of the surfaces or manifolds in the generic sense, the subsidiary condition which must be satisfied by the functions are of the form of functionals. We now consider a problem of a different type which can be stated as follows. अब वो problem क्या है? Find the functions y, I, x for which this functional has an extremum where the admissible functions satisfy the boundary conditions, ये कोई नई बात नहीं है, and k finite subsidiary conditions, यानी कि ये कोई functions दिए गए हैं। अब यहाँ पे कोई इंटीग्रल नहीं है, a to b इंटीग्रल फंक्शनल नहीं है, ये functions हैं किन वेरिएबल के, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स के इक्वल 0। यानी कि ये जो अगर ये कोई सरफेस बन रही है, अगर 2 वेरिएबल्स हैं आपके, तो आपके जो ये कर्व्स होंगे y जो है, y आईज जो है वो उस सरफेस के ऊपर लाई करेंगे, एंड j इक्वल्स, ये इक्वल्स है 1 2 अप टू सो ऑन k, यानी कि k फाइनाइट सब्सिडरी कंडीशंस आपके पास हैं। इन अदर वर्ड्स, द फंक्शनल इज नॉट कंसिडर्ड फॉर ऑल कर्व्स satisfying the boundary conditions but only for those which lie in the n minus k dimensional manifold. N minus k dimensional manifold defined by the system of subsidiary conditions. यानी कि हम जो है maybe we are looking for the curves which minimize this functional in R10, but they should be end points के साथ साथ they should be on the sphere and sphere is in R3। ठीक है, तो ये 10 minus 7 equals 3 होता है। वो 3 dimensional manifold आपका जो एग्जांपल मैंने आपको दी थी उसमें क्या बन गया, स्फीयर बन गया। अब इस तरह के प्रॉब्लम जो हैं ये इजी हैं सॉल्व करने के लिए एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। लेट्स सी कि क्या है अगर फाइनाइट
सब्सिडरी कंडीशंस हमें दी गई हों तो आयलर लैग्रेंज इक्वेशंस हमारी क्या बनती हैं और किस तरह हम एक्सट्रीम कर्व्स जो हैं वो निकाल सकते हैं। गिवन द फंक्शनल जे वाई जी, ये दो डिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए मैं लिख रहा हूँ, फ्रॉम ए टू बी दिस वन, लेट द एडमिसिबल कर्व्स लाई ऑन द सरफेस दिस वन। यानी कि y और z जो एडमिसिबल कर्व्स हैं वो इन पॉइंट्स को इंटरपोलेट भी कर रहे हैं, y से कर रहा है, z से कर रहा है, ठीक है। और वो फर्दर मोर ये जो जी एक्स वाई जी सरफेस दी गई है वो सरफेस के ऊपर कर्व जो है वो लाई कर रहे हैं। एंड मोर ओवर जे वाई जी हैव एक्सट्रीमम फॉर द कर्व, इन कर्व्स के लिए उसकी एक्सट्रीम कर्व वैल्यूज भी हैं। देन इफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस, जो कि सरफेस दी गई है जिसके ऊपर लाई करना है कर्व्स ने, अगर हमारे पार्शियल डेरिवेटिव्स जो हैं g of y and g of z do not vanish simultaneously at any point of the surface, there exists a function, एक फंक्शन lambda x जो कि लैग्रांज मल्टीप्लाई के ही कोरस्पॉन्ड है, lambda x such that the curves y of x, z of x is an extremal of the functional, इस फंक्शनल का एक्सट्रीम कर्व होगा y of x एंड z of x। अगर y of x और z of x इस फंक्शनल की एक्सट्रीम वैल्यूज हैं which lies on this surface, then these are the extreme values of this functional। अब आयलर लैग्रेंज इक्वेशन अगर इस फंक्शनल के लिए मैंने लिखनी है तो वो क्या होगा, पार्शियल ओवर दो आयलर लैग्रेंज इक्वेशन होगी, क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल दो है मेरे पास y एंड z, तो वो दो आयलर लैग्रेंज इक्वेशन, पार्शियल दिस फंक्शनल f प्लस lambda x g over y, the first one, minus d over dx f plus lambda x into g, ये बन जाएगा इक्वल 0। और इस सारे का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y प्राइम इक्वल 0। इसको कैलकुलेट करें, ये क्या बनता है, f ऑफ y, लैम्डा x तो फंक्शन ऑफ x है तो ये ट्रीट किया जाएगा एज अ कांस्टेंट, लैम्डा ऑफ x g ऑफ y माइनस d ओवर dx एज इट इज, f y प्राइम प्लस लैम्डा भी जो है, लैम्डा फंक्शन ऑफ x है, g जो है फंक्शन ऑफ एक्स वाई जी है, y प्राइम तो है ही नहीं, तो ये तो 0 हो जाएगा इक्वल 0। सो फर्स्ट आयलर लैग्रेंज इक्वेशन इज दिस वन विच इज एग्जैक्टली रिटन हियर। ये विद रिस्पेक्ट टू y है, सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू z जो है वो क्या होगा, वो भी हम निकाल सकते हैं, जो कि आपके इसके कोरस्पॉन्ड आएगी। तो आप देखें कि फाइनाइट सबस्ट्री कंडीशन भी जो है वो उसकी भी आयलर लैग्रेंज इक्वेशन हम प्रीवियस जो है नॉलेज उसी को यूज करके हम लिखते जा रहे हैं। अब इन थ्योरम्स को फॉर्मली प्रूफ भी किया जा सकता है, जो कि मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा। मे बी आई विल आस्क फ्रॉम यू बाय इन द शेप ऑफ असाइनमेंट्स, मे बी कि आप इन थ्योरम्स का प्रूफ जो है वो करें। और जेल्फॉ और फॉर्मिन की जो बुक है उसमें ये जो है ये इनके प्रूफ्स भी दिए गए हैं। सो रिमेंबर दैट हमारा जो आयलर लैग्रेंज इक्वेशंस हैं, अगर फंक्शनल हमारा टू डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे हो तो हमारी आयलर लैग्रेंज इक्वेशंस जो हैं वो ये बन रही हैं, ठीक है, विच इज f ऑफ y प्लस lambda g ऑफ y minus d over dx, सिर्फ lambda, और lambda is a function of x now, it's not a constant, just lambda x g of y and f of z, ये इनफैक्ट आयलर लैग्रेंज इक्वेशन ही है, प्लस lambda g of z and g of y जो है ये एक्स्ट्रा टर्म्स आ रही हैं। वी हैव टू सॉल्व these equations to get the extreme curves y of x and z of x. In other words, the necessary conditions for this functional to have
extreme curves which interpolate these points along and lies on this surface are these two equations, और इन्हीं के solutions हम determine किया करेंगे. Let's go through an example. एक example जो है उसको हम उससे elaborate करने की कोशिश करते हैं, और इस example से आपको जो problems हैं finite subsidiary conditions के correspond जो problems हैं वो आपको पता भी चलेंगे कि किस तरह के ये problems हैं. Among all curves lying on the sphere, और ये मैं पहले ही कह रहा था कि sphere के ऊपर lie करने वाले curve and passing through the two given points, ये given points हैं. These given points not necessarily on the sphere, maybe. Find the one which has the least length. सबसे shortest length वाला कर्व हमने निकालना है जो कि इन पॉइंट्स से पास करने वाला हो और स्फीयर के ऊपर भी लाई कर रहा हो. इसका मतलब ये हुआ कि आपका जी एक्स वाई जी जो है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ये आपका जी एक्स वाई जी है, और आपने लेंथ ऑफ द कर्व जो है वो मिनिमाइज करनी है with z curve y of x and z of x. Length of the curve जो है वो हमें पता है ये होता है, length of the curve वो ये है. इसको इस फंक्शनल को हमने मिनिमाइज करना है इंटरपोलेटिंग these point, यानी कि y of x नॉट क्या है, y नॉट. y of x1 क्या है, y1. z of x नॉट क्या है, z नॉट. z of x1 मेरा क्या है, z1. ये इंटरपोलेटिंग पॉइंट है. अब हमने क्या कहा था, ये फंक्शनल जो है ये डिपेंड कर रहा है j, y एंड z पे. y एंड z पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब है इसकी आइदर लैग्रेंज इक्वेशंस दो होंगी, f ऑफ y प्लस लैम्डा x g ऑफ y माइनस d ओवर dx f ऑफ y प्राइम इक्वल्स नॉट. एक तो ये होगी, दूसरी f ऑफ z प्लस लेमडा ऑफ एक्स जी ऑफ जी. ये जी ऑफ जी पार्शियल डेरिवेटिव है जी का, और जी इस केस में आपके लिए ये है माइनस डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ जी प्राइम इक्वल्स नॉट. एफ आपका ये है, दिस इज योर एफ, दिस इज योर जी. तो हमारा क्या कह रहा है कि ऑक्सिलरी फंक्शनल जो है वो ये है. तो आइलर लैग्रेंज इक्वेशंस ऑफ दिस फंक्शनल, और यहां से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं ये आइलर लैग्रेंज इक्वेशंस ये ही बनेंगी. सो आई हैव टू कैलकुलेट एफ ऑफ वाई जो कि 0 है. देन आई हैव टू कैलकुलेट एफ ऑफ वाई प्राइम जो कि वाई प्राइम ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर प्लस जी प्राइम स्क्वायर ये है. f ऑफ z मेरा 0 है, f ऑफ z प्राइम जो है वो मेरा क्या बनेगा, एग्जैक्टली सेम z प्राइम ओवर 1 प्लस y प्राइम स्क्वायर प्लस z प्राइम स्क्वायर. अब मुझे g ऑफ y भी चाहिए, g ऑफ y क्या होगा 2y. g ऑफ z भी चाहिए, g ऑफ z क्या होगा 2z. ये सब वैल्यू इन इक्वेशंस में मैं डाल दूंगा. सो माय आइलर लैग्रेंज इक्वेशंस आर 0 प्लस लैम्डा ऑफ x, g ऑफ y जो है ये मेरा 2y है, माइनस डी ओवर डी एक्स, f ऑफ y प्राइम जो है ये मेरा y प्राइम ओवर 1 प्लस y प्राइम स्क्वायर प्लस z प्राइम स्क्वायर इक्वल्स नॉट.
एक ये इक्वेशन आ रही है, दूसरी इक्वेशन क्या आ रही है, 0 प्लस लैम्डा एक्स 2z माइनस डी ओवर डी एक्स z प्राइम ओवर 1 प्लस y प्राइम स्क्वायर प्लस z प्राइम स्क्वायर इक्वल्स नॉट। इन दो इक्वेशंस को मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा एंड आई विल ट्राई टू गेट द वैल्यूज ऑफ लैम्डा एक्स y एंड z एंड गेट द सॉल्यूशंस। ये इजी नहीं है सॉल्व करने के लिए। लेट मी रिकॉल यू कि ये जब आप इसको d ओवर डी एक्स को, क्योंकि y भी फंक्शन x का, z भी फंक्शन x का, और यहाँ पे y प्राइम भी फंक्शन x का, सो द कंक्लूजन is it's not an easy task to solve such type of variational problem. That's why we are going to discuss the direct problems. तो डायरेक्ट प्रॉब्लम्स जो हैं वो, जैसे मैंने आज के लेक्चर के स्टार्ट में कहा था कि आयलर-लैग्रांज इक्वेशंस को सॉल्व करना ये इतना आसान काम नहीं है। हैमिल्टन इक्वेशंस को सॉल्व करना या हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन जो कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उनको सॉल्व करना और नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टुवर्ड्स द डिस्कशन ऑफ द डायरेक्ट मेथड। लेट मी एक्सप्लेन कि ये डायरेक्ट मेथड होते क्या हैं। द बेसिक आइडिया इज द फॉलोइंग। सपोज इट कैन बी शोन दैट अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन is the Euler-Lagrange equation of some functional, and suppose it has been proved somehow that this functional has an extremum for a sufficiently smooth admissible curve, यानी कि उसका Euler-Lagrange equation का explicit solution में भी ना हो, लेकिन आपने existence result जो है वो शो कर दिया कि इसका एक्सट्रीम वैल्यूज जो हैं अकर होती हैं, कहीं ना कहीं हैं, वो कौन सी हैं, इट्स अनदर प्रॉब्लम कि उसके लिए हमें सॉल्यूशन एक्सप्लिसिट फॉर्म में आयलर-लैग्रांज इक्वेशंस का चाहिए होगा। और आयलर-लैग्रांज इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है एक्सप्लिसिट फॉर्म में निकालना वो मे बी इन सम फिजिकल प्रॉब्लम्स इट्स नॉट एन easy task. Then this very fact proves that the differential equation has a solution. और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस टेक्निक को लोग यूज करते हैं फॉर गेटिंग द सॉल्यूशन ऑफ द नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कि आप कोरस्पॉन्डिंग वेरिएशनल प्रॉब्लम जो है वो बनाएं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, corresponding variational problem, equivalent variational problem का get the solution, ultimately we have the solution of the partial differential equation क्योंकि partial differential equation variational problem उसी के equivalent होता है। So अगर किसी variational problem का एक्सट्रीम कर्व्स फॉर सफिशिएंटली स्मूथ एडमिसिबल फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं, इसका मतलब है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो आयलर-लैग्रांज इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन विद सर्टेन बाउंड्री कंडीशंस जो है वो वेरिएशनल प्रॉब्लम है। दिस वेरी फैक्ट प्रूव्स दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन satisfying the boundary conditions corresponding to the given variational problem. ठीक है, यही बात मैं आपको बता रहा हूं बार बार। Moreover, as we shall show that the variational methods can be used not only to prove the existence of a solution of the original differential equation, but also to calculate the solution to any desired accuracy. In fact, the partial differential equations or ordinary differential equations का solution निकालना जो है इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग। अब यहाँ इस स्लाइड में यही हम कह रहे हैं कि आप ना के एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस जो कि आयलर-लैग्रांज इक्वेशंस होंगी सर्टेन वेरिएशनल प्रॉब्लम की, उनके सॉल्यूशन की एग्जिस्टेंस थ्योरी ऑफ वेरिएशनल
कैलकुलस से ले सकते हैं, बल्कि उन सॉल्यूशन को अप्रॉक्सीमेट भी कर सकते हैं डिजायर्ड एक्यूरेसी तक। ये बड़ी अच्छी और स्ट्रांग टेक्निक है। अगर आप अपने मैथमेटिक्स में ही स्टडीज को परस्यू करना चाहते हैं, तो एमएस या पीएचडी करना चाहते हैं, ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू डील विद सच टाइप ऑफ PDEs which do not have the solutions, and you may have to use the variational technique to have the existence results, कि existence result जो है इस partial differential equation या ordinary differential equation का solution exist करता है, वो यूज करने के लिए आपको वेरिएशनल टेक्निक यूज करनी पड़े, या फिर अगर अप्रॉक्सीमेट भी करना है आपने, तो अप्रॉक्सीमेशन के लिए भी दिस इज मे बी पॉसिबल कि आपको वेरिएशनल प्रॉब्लम जो है वो यूज करना पड़े। ठीक है, तो यही जो है वेरिएशनल प्रॉब्लम की, और डायरेक्ट मेथड्स यही है कि डायरेक्ट मेथड्स जो है डायरेक्टली आपका वेरिएशनल प्रॉब्लम का जो है वो सोल्यूशन दिया करेंगे। अब डायरेक्ट मेथड्स स्टडी करने के लिए वी नीड सम टर्मिनोलॉजी टू इंट्रोड्यूस। दिस टर्मिनोलॉजी इज द फर्स्ट टर्मिनोलॉजी इज ऑफ मिनिमाइजिंग सीक्वेंस। अब सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, उसकी कन्वर्जेंस क्या होती है, ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स वी आर गोइंग टू यूज, जो कि आपने कैलकुलस में या एनालिसिस में, रियल एनालिसिस में जो है वो आपने डिस्कस किए होंगे। तो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में सब ये रिजल्ट्स जो है मैं यूज करने जा रहा हूँ, एंड आई एम गोइंग टू डिफाइन मिनिमाइजिंग सीक्वेंस कोरस्पॉन्ड टू अ वेरिएशनल प्रॉब्लम। कंसिडर द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द मिनिमम ऑफ अ फंक्शनल j of y डिफाइंड ऑन अ स्पेस M। ये कोई फंक्शनल स्पेस है, मे बी CAB हो अगर AB डोमेन है, लेकिन जनरलाइज्ड हम बात कर रहे हैं अभी, ऑफ एडमिसिबल फंक्शंस y। For the problem to make sense, it may be assumed that there are functions in M for which the functional values of the functional is less than infinity। Finite जो है ये फंक्शनल है हमारा, ये ऐसा कर्व नहीं है फंक्शनल j of y, ऐसे डिफाइन नहीं किया गया हुआ कि आपका जो है वो y of x आप कोई कर्व डालते हैं तो इन्फिनिटी आंसर दे दे। एंड मोर ओवर इन्फिमम ऑफ ऑल दीज कर्व्स y बिलोंग्स टू M स्पेस डोमेन या फिर फंक्शनल एडमिसिबल फंक्शनल जहां से हम ले रहे हैं, उन सब का इन्फिमम जो है वो एग्जिस्ट करता है और उसका नाम हम म्यू रख रहे हैं। अब इन्फिमम के बारे में लेट मी रिकॉल यू समथिंग। इन्फिमम इनफैक्ट क्या होता है, इन्फिमम इज द, इसको डिफाइन हम करते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। फॉर एग्जाम्पल ओपन इंटरवल 0 and 5 लें, ये एक सेट है, इसको सेट एज अ सेट कंसिडर किया जा सकता है। इसकी लोअर बाउंड्स कौन कौन सी हैं? इसकी लोअर बाउंड का क्या मतलब होता है कि ऐसा रियल नंबर कि इस सेट के तमाम रियल नंबर्स उससे ज्यादा हों, फॉर एग्जाम्पल बड़े हों। 1 जो है इसकी लोअर बाउंड है, 1 इज नॉट अ लोअर बाउंड। क्यों? क्योंकि इस सेट में 0 और 1 के दरमियान भी नंबर्स हैं, 0 और 1 के दरमियान भी ऐसे नंबर्स हैं जिसके लिए ये प्रॉपर्टी ट्रू नहीं होती। x ग्रेटर देन 0 और 1 वाले नंबर्स के लिए ये इनइक्वालिटी जो है ये ट्रू नहीं होती। ठीक है, तो 1 तो इसकी लोअर बाउंड नहीं है। इसकी लोअर बाउंड 0 है, 0 इसकी लोअर बाउंड है क्योंकि इस सेट में अगर कोई भी नंबर होगा वो 0 से बड़ा ही होगा। x मैं इस सेट के कोई मेंबर का बात कर रहा हूं। -1 इसकी लोअर बाउंड है, यस दिस इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। -2 इसकी लोअर बाउंड है, -2 भी है। अब ये सब लोअर बाउंड आ रही हैं, इन सब -3, -1.5 एंड सो मैनी नेगेटिव नंबर्स जितने भी हैं, स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर जो है वो भी इसका लोअर बाउंड है। ये इन सब लोअर बाउंड में से सबसे बड़ी जो लोअर बाउंड है उसको हम नाम देते हैं इन्फिमम की, एंड फॉर दैट सेट इट इज
0. So infimum of lower bounds तो both सी हो सकती हैं. Infimum of S in fact is 0, क्योंकि 0 इन सब लोअर बाउंड्स में से सबसे बड़ी है. सो infimum in fact is the greatest lower bound. And let me recall you कि सुप्रीमम क्या होती है. सुप्रीमम अपर बाउंड्स, सुप्रीमम इक्वल्स होती है आपके किसी भी सेट की, वो होती है लोएस्ट सबसे छोटी अपर बाउंड. And this is the example where infimum of that set S does not belong to the set. ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है. अब ये टर्मिनोलॉजीज जो है और इन्फिमम की खास तौर पे प्रॉपर्टी जो है, ये हमने नेक्स्ट आज के लेक्चर में कम से कम ये काफ़ी ज़्यादा हमने यूज़ करनी है. सो इन्फिमम जो है हमारे फंक्शनल की स्मॉलेस्ट वैल्यू वो किसी एक y के लिए एग्जिस्ट करती है और वो म्यू है. अब रिमेंबर दैट कि यहाँ पे ये j ऑफ y जो होता है, अगर कोई फिक्स y है तो j ऑफ y विल बी आ रियल नंबर. तो इन्फिमम म्यू जो है ये एक रियल नंबर होगी, ये फंक्शन नहीं है, ये रियल नंबर है. इसीलिए हमने इसको ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी कहा है कि इसकी इन्फिमम जो है वो एग्जिस्ट करती है. Where the greatest lower bound is taken over all admissible functions. और हर admissible m के हर कर्व के लिए हमने greatest lower bound जो है या infimum जो है वो ली हुई है. अब यहाँ पे greatest lower bound यूज कर रहे हैं, greatest lower bound ही infimum होती है. Then by definition of mu, अब अगर infimum exist करती है, there exists a sequence of function yn, y1, y2 up to so on yn. ये sequence of functions हैं जो कि j of y1 मैं करता हूँ, j of y2 करता हूँ, so on j of yn, और ये चलते जा रहे हैं. सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस है कि अगर मैं लिमिट ले लूँ इसकी, लिमिट n approaches to infinity जे वाई एन, उनकी लिमिट जो है वो म्यू है. ये बाय डेफिनेशन ऑफ द इन्फिमम है. ठीक है, कि इस तरह के फंक्शनल हमें वैल्यूज मिल रही हैं, रियल नंबर्स जो कि इक्वल्स व्हेन एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वो इक्वल्स म्यू है. अब क्वेश्चन अराइजेस, इफ द सीक्वेंस वाई एन हैज अ लिमिट, ये yn जो कि इसमें है, m में है, ये y1, y2 ये फंक्शंस हैं. ठीक है, अगर इस सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करती है, यानी कि लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी y n x जो के फंक्शंस हैं, उसकी लिमिट कोई y हैट फंक्शन है, ये भी फंक्शन ऑफ x है और ये m में है, फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं, लिमिट ऑफ फंक्शन. इसका मतलब ये होगा कि वी विल बी एबल टू फाइंड आउट जे ऑफ वाई हैट, क्योंकि वाई हैट का भी. अब एंड इफ इट इज लेजिटिमेट टू राइट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है. क्या हम ये लिख सकते हैं कि वाई हैट जो है वो एम में तो होगा, इसका मतलब है जे की इनपुट हो सकती है वाई हैट, तो y हैट j, ये इक्वालिटी जो है ये इक्वालिटी ट्रू हो सकती है. दैट इज वी कैन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम जो लिमिट है, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, j फंक्शनल कोई a टू b f से डिफाइन किया गया है, f ऑफ y n dx, लिमिट को इंटीग्रेशन के अंदर ले जा सकते हैं, ये यही लिखा हुआ है. तभी तो ये yn की लिमिट क्या है, y हैट है, तभी तो j ऑफ y हैट बनेगी. क्या ये लिमिट जो है, जो कि इंटीग्रल के अंदर हम लिमिट ले गए और yn की लिमिट ले रहे हैं, ये इसके इक्वल है? अगर इक्वल होगी तो फिर jy हैट जो है वो इन्फिमम के इक्वल होगा. ठीक है, और
y hat is the solution of the variational problem. Moreover, the functions of the minimizing sequence can be regarded as approximate of the functional जो approximation of the partial differential equation या ordinary differential equations corresponding जो है वो हमने कहा. ये स्लाइड जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है. इनफैक्ट आइडिया, द होल आइडिया लाइज इन दिस स्लाइड. अब जे ऑफ वाई की इनफिमम, यही इसी तरह के कर्व तो हमने निकालने होते हैं. इसका मतलब है वाई हैट हमने निकाल दिया. वाई हैट सोल्यूशन ऑफ द वेरिएशनल प्रॉब्लम है. अब देखिए हमने कोई ऑयलर लैग्रांज इक्वेशंस नहीं डिस्कस की, लेकिन फंक्शनल स्पेस में फंक्शंस की लिमिट के थ्रू हम एक्सट्रीम कर्व्स तक पहुंच रहे हैं. यही आइडिया हम यूज करेंगे इन ऑर्डर टू अप्रोक्सीमेट द कर्व्स ऑन विच द गिवन फंक्शनल विल बी हैव मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू. अब इसमें कोई आयलर लैग्रांज इक्वेशंस नहीं यूज की. दैट्स व्हाई वी कॉल सच अ टेक्निक द डायरेक्ट टेक्निक. और ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस हमारे पास वाई एन बन रहा है, इसको हम कहते हैं दिस इज द मिनिमाइजिंग सीक्वेंस. अब इसकी जितनी मिनिमाइजिंग सीक्वेंस के वैल्यूज, जितने ज्यादा फंक्शंस हम कंसीडर किया करेंगे, उतनी बेटर अप्रॉक्सीमेशन हमारी हुआ करेगी. और यही हमने नेक्स्ट लेक्चर्स में देखने हैं कि डायरेक्ट मेथड्स कौन कौन से हैं और किन मेथड्स को हम यूज करके किसी वेरिएशनल प्रॉब्लम की मिनिमाइजेशन या मैक्सिमाइजेशन जो है वो कर सकते हैं. So this is a very important idea which I am going to use in the next 2 or 3 lectures. तो किसी वेरिएशनल प्रॉब्लम को डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने का क्या टेक्निक है? डायरेक्ट मेथड क्या है कि ये m था जहां पे एडमिसिबल फंक्शन है, फाइंड y1 y2 अप टू सो ऑन yn, और इनफिमम जो है, इनफिमम ऑफ y of jy, ये म्यू है. द मिनिमम वैल्यू फॉर ऑल y's इनटू द क्लास m. एक सीक्वेंस ढूंढें yn such that yn approaches to y hat हो, तो j of y hat जो है वो इनफैक्ट म्यू होगा. एंड इफ दिस लिमिट n approaches to infinity, j of yn equals j of limit n approaches to infinity j of n. ये म्यू होगा अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है और ये होल्ड करता है इक्वेशन. सो व्हाट आर द स्टेप्स टू सॉल्व अ वेरिएशनल प्रॉब्लम बाय द डायरेक्ट मेथड? दीज आर 3 steps. We must construct a minimizing sequence of functions. It is a tough step. Prove that yn has a limit function y of hat. Prove the legitimacy of taking the limit, that is this one जो कि मैं आपको ये बता रहा था. ये 3 स्टेप्स हमारे हुआ करेंगे किसी भी डायरेक्ट मेथड में. और आइडिया जो है मैंने आज के लेक्चर में बड़ी अच्छी तरह जो है वो डिस्कस कर लिया है. इनफैक्ट जो है रिमार्क मैंने लिखा हुआ है. इनफैक्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द 2 मेन डायरेक्ट मेथड्स जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह. These 2 direct methods are known as the Ritz method, जिसमें हम yn को एक खास वे से linearly independent polynomial से कंस्ट्रक्ट किया करेंगे, and the finite difference method. finite differences आपको पता है कि what are the finite differences? ये जो है ये approximation numerical solution के लिए भी न्यूमेरिकल के कोर्स में आपने finite differences जो हैं ये पढ़े होंगे, मैं आपको रिकॉल भी करवा दूंगा. Each involving the construction of a minimizing sequence. जो मर्जी टेक्निक हो, डायरेक्ट मेथड में मिनिमाइजिंग सीक्वेंस जो है वो हमने कंस्ट्रक्ट करना है. इट मींस दैट वी हैव टू कंस्ट्रक्ट y1 y2. y1 क्या रखें, y2 क्या रखें, सो ऑन yn जो है ये क्या रखें. ठीक है, कैन ऑलवेज बी कंस्ट्रक्टेड. और ये मिनिमाइजिंग सीक्वेंस जो है ये किस तरह कंस्ट्रक्ट करना है ये हम
सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में या आज की लेक्चर में कम से कम एक एग्जांपल तो करेंगे। और ये मिनिमाइजिंग सीक्वेंस जो है अगर ये इनफिमम एग्जिस्ट करती है तो मिनिमाइजिंग सीक्वेंस जो है वो हमेशा कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। सो वी कैन ऑलवेज हैव अ मिनिमाइजिंग सीक्वेंस इफ वी हैव दिस कंडीशन। ये कंडीशन क्या है कि y बिलोंग्स टू MO और j ऑफ y की इनफिमम एग्जिस्ट करती हो, यानी कि ये यहाँ पे इन्फिनिट मैनी फंक्शंस हैं इस M में, लेकिन सब फंक्शंस को हम पुट करते जाएं फंक्शनल में j ऑफ y टू हमारे पास एक सेट आएगा रियल नंबर्स का, उस सेट की कोई इनफिमम जो है वो एग्जिस्ट करती है और वो माइनस इन्फिनिटी नहीं है। इनफिमम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, इट कुड बी माइनस इन्फिनिटी फॉर सर्टेन सेट्स, लेकिन इससे हम इसको एक्सक्लूड कर रहे हैं। Even if a minimizing sequence yn exists for a given variation, given variational problem अगर कोई हो कि yn exist अगर कर रहा हो, तब भी हमें ये श्योर नहीं है कि y hat जो है जिस पे मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी वो है, एग्जिस्टेंस उसकी है या नहीं है। नाउ दिस इज द काउंटर एग्जांपल इसी रिमार्क की कि हम yn जो है वो तो कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, लेकिन y हैट जो है मिनिमम कर्व जो है वो नहीं हमें पता चलेगा, वो नहीं हम निकाल सकेंगे, सीक्वेंस हम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। कंसिडर दिस फंक्शनल j ऑफ y इक्वल्स x स्क्वायर y प्राइम स्क्वायर -1 and 1 where the boundary conditions are given, this one non-homogeneous boundary conditions हैं। Obviously jy takes only positive values, जाहिर बात है कि ये क्योंकि स्क्वायर्स हैं तो jy जो है कोई भी आप फंक्शन y जो है एज अ इनपुट डालेंगे, फॉर एग्जांपल साइन ऑफ x मैं डालूंगा तो आंसर जो है वो ग्रेटर देन 0 ही आएगा, पॉजिटिव ही वैल्यू होगी क्योंकि ये x स्क्वायर है, y प्राइम का स्क्वायर है। अगर y प्राइम का ग्राफ नेगेटिव आ भी जाए, y प्राइम का ग्राफ लेट से नेगेटिव आ भी जाए तो लेकिन ये जो है y प्राइम का स्क्वायर है, सो वी विल इन्वर्ट दिस वन, ये पार्ट जो है इसको इन्वर्ट ऊपर कर देंगे तो हमारे पास स्क्वायर है तो वो पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा। तो jy टेक्स ओनली द पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है, तो ऑब्वियसली ये जो आपके पास डिफरेंट वैल्यूज ऑफ डिफरेंट कर्व्स ऑफ y डालने से आपके पास j ऑफ y1 j ऑफ y2 इंटू सोन जो आपके पास रियल नंबर्स का सेट आ रहा है कोरस्पॉन्डिंग टू योर दिस वेरिएशन, उसमें सब पॉजिटिव नंबर है, तो इन्फिमम जो होगा, इन्फिमम ऑफ दिस सेट s विल बी 0। ठीक है, ये बाय डेफिनेशन ऑफ इन्फिमम हमारे पास आएगा क्योंकि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, 0 से सब जो है ये बड़े होंगे। अब हम एक खास एक पर्टिकुलर जो है वो कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं सीक्वेंस। वी कैन चूज yn इक्वल्स टेंजेंट इनवर्स nx ओवर टेंजेंट इनवर्स n। ये सीक्वेंस जो है ये हम पुट करने जा रहे हैं n इक्वल्स 1 2 अप टू सोन एंड सो फोर्थ, और x जो है x हमें पता है -1 और 1 के दरमियान है। नाउ दिस सीक्वेंस अज्यूम्स ग्रेटर देन 0 वैल्यू, इनफैक्ट इंफिनिटी भी होगी, ग्रेटर देन 0 वैल्यू व्हेनेवर आपका जो है, तो ये yn जो है ये हम कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं। y1 क्या होगा, फॉर एग्जांपल टेंजेंट इनवर्स x ओवर टेंजेंट इनवर्स 1। टेंजेंट इनवर्स 1 जो है ये फाइनाइट वैल्यू को आएगी, पॉजिटिव वैल्यू टेंजेंट इनवर्स x व्हेनेवर -1 और 1 के दरमियान आपको टेंजेंट का ग्राफ का पता होना चाहिए, वो भी पॉजिटिव वैल्यू होगी। इसको एज अ मिनिमाइजिंग सीक्वेंस लें। ये मिनिमाइजिंग सीक्वेंस तो हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया है, लेकिन लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी yn जो होगा, जो कि y हैट होना चाहिए, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ये हमने देखा है एज द मिनिमाइजिंग सीक्वेंस सिंस
we are going to evaluate the functional j of y with -1 to 1. x square will be as it is. y prime मुझे चाहिए, y n मेरा ये है, so I will have y n prime equals टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव जो होता है d over dx टेंजेंट इनवर्स x equals 1 over 1 plus x square होता है. So the derivative of y n's will be 1 over tangent inverse n, ये कांस्टेंट है. आगे इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 over 1 plus n square x square. आगे एंगल का डेरिवेटिव जो है वो n होगा. So this is y n डेरिवेटिव. मेरा फंक्शनल जो है ये x स्क्वायर है, y प्राइम का स्क्वायर है. y प्राइम का स्क्वायर करने से ये भी स्क्वायर हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा और ये कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा. सो माय फंक्शनल वैल्यू इज इन फैक्ट क्या बन जाएगी, j ऑफ y मेरा क्या बन जाएगा, -1 to 1 x स्क्वायर n स्क्वायर ओवर टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर n एंड 1 प्लस n स्क्वायर x स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर. ये मेरा फंक्शनल जो है ये मेरा बन जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे ये लिखा होगा. ये देखें ये एग्जैक्टली सेम है. सो दिस इज इन फैक्ट माई j ऑफ y. ये मेरा j ऑफ y. अब आप इजीली चेक कर सकते हैं कि इस सीक्वेंस का मिनिमाइजिंग सीक्वेंस तो ये है, लेकिन इस सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही. ठीक है, व्हेन n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, क्योंकि ये टेंजेंट इनवर्स x जो है ये प्रॉब्लमेटिक है. अब यहां पे कुछ हम मैथमेटिक्स जो है वो यूज कर रहे हैं. दिस इज द रियल मैथमेटिक्स जो कि मैं कहा करता हूं अपने स्टूडेंट्स को कि दिस इज इन फैक्ट द मैथमेटिक्स. अब यहां पे ये देखें कि हमारे पास ये n स्क्वायर ओवर x स्क्वायर है, यहां पे 1 प्लस n स्क्वायर x स्क्वायर उसका भी स्क्वायर है. फॉर द टाइम बिंग अगर मैं स्क्वायर छोड़ देता हूं तो ये, क्योंकि डिनोमिनेटर में स्क्वायर है, तो दिस टर्म इज गोइंग टू बी लेसर देन दिस वन, n स्क्वायर x स्क्वायर ओवर 1 प्लस n स्क्वायर x स्क्वायर. ये बड़ी टर्म होगी क्योंकि स्क्वायर करने से डिनोमिनेटर में और जो है वो ये वाली टर्म छोटी होगी, ये बड़ी होगी. अब ये टर्म जो है ये देखें ये पूरे का पूरा सेम चीज है +1, यानी कि मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि a ओवर 1 प्लस a, ये अगर लिखा हो तो मैं इसमें से ये कर सकता हूं 1 ओवर 1 प्लस a. ये रिलेशनशिप क्या ट्रू होगा? भाई मैं क्या कर रहा हूं, 1 ये कोई एक n स्क्वायर और x स्क्वायर कोई एक चीज है. स्क्वायर वाला तो डिनोमिनेटर में हमें बात समझ आती है. अब मैं इसको a जो है इसको रिमूव अगर कर दूं, इसको मैं ऑब्वियसली ये बड़ा होगा 1 ओवर 1 प्लस a से. यही ट्रिक मैं यहां पे यूज कर रहा हूं. इनफैक्ट डिनोमिनेटर में n स्क्वायर और n 1 2 3 so on and so forth है. n स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ये ग्रेटर देन 1 टर्म है, उसका स्क्वायर करने से 1 ओवर x स्क्वायर इफ x इज ग्रेटर देन 1 इज ऑलवेज 1 ओवर x जो है वो बड़ा होगा. ये वाली टर्म मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ. आगे ऊपर वाली टर्म जो है वो ऑब्वियसली n स्क्वायर x स्क्वायर ये छोटा होगा 1 ओवर 1 प्लस n स्क्वायर x स्क्वायर से. ठीक है, सो आई हैव दिस वन कि दिस टर्म इज इन फैक्ट स्मॉलर देन, और ये कांस्टेंट है ये बाहर चला जाएगा, -1 to 1 dx ओवर 1 प्लस n स्क्वायर ओवर x स्क्वायर. अब इसकी इंटीग्रेशन मैंने करनी है. इसकी इंटीग्रेशन करने से मेरे पास 2 ओवर n जो है वो आंसर आएगा, और टेंजेंट इनवर्स n इंटीग्रेशन आप इजीली कर सकते हैं. -1 to 1 जो है इंटीग्रेशन का फार्मूला यूज करके और लिमिट यूज करके यू विल हैव दिस एक्सप्रेशन. अब अगर लिमिट मैं लूं, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी
जे ऑफ वाई एन की, जे ऑफ वाई एन ये मैंने कैलकुलेट कर ली है, ये किसके इक्वल है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी 2/n टेंजेंट इनवर्स n। इसकी लिमिट तो जीरो आ रही है, यानी कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट जीरो आ रही है, लेकिन हमने मिनिमाइजिंग सीक्वेंसेस के लिए क्या करना होता है, ये यहाँ पे बता रहे हैं 2/n²। हेंस जे वाई अप्रोचेस टू जीरो एज n अप्रोचेस टू जीरो, इसकी लिमिट ले लें। हमने ये चेक करना होता है ना कि लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी जे वाई एन, मिनिमाइजिंग सीक्वेंस के लिए जे लिमिट वाई एन n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये एक्सप्रेशन करना होता है। और ये एक्सप्रेशन तभी होगा जब ये लिमिट एग्जिस्ट करे, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी वाई एन, ये एग्जिस्ट करेगी तो हम j ऑफ दिस फंक्शन की, ये अगर y हैट हम कह रहे थे लास्ट स्लाइड में, y हैट इवेल्युएट कर सकेंगे तो मिनिमाइजिंग कर्व y हैट होगा। लेकिन इस मिनिमाइजिंग सीक्वेंस के लिए तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करती लिमिट। सो ये तो आपका एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन j लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी वाई एन, जो कि इनफैक्ट j ऑफ y हैट यहां पे लिखा हुआ है, ये y हैट ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, this does not exist. The sequence has no limit, the class of, but n equals infinity पे जो हमने yn कंस्ट्रक्ट किया था, टेंजेंट इनवर्स nx ओवर टेंजेंट इनवर्स n से when n approaches to infinity, इसकी कोई लिमिट नहीं है। The class of continuous functions में, at least continuous functions में satisfying these boundary conditions, this sequence does not have any limit. तो इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमाइजिंग सीक्वेंस जो है वो आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इन सम केसेस, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपका जो है वो जो लिमिट जो मिनिमाइजिंग सीक्वेंस की वो एग्जिस्ट करे फंक्शनल स्पेस में, और वो जो है वो मिनिमाइजिंग कर्व को ही अप्रोच करे, ठीक है ना। So even if the minimizing sequence yn has a limit y hat in the sense of C norm, अगर अब ये एग्जाम्पल तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, नाउ वी आर मूविंग फर्दर कि अगर लिमिट एग्जिस्ट भी करे तो ये इक्वलिटी बड़ी मुश्किल होती है सेटिस्फाई करना। इक्वलिटी में भी सेटिस्फाई हो या ना हो, it is still no trivial matter to justify the taking this limit। और इस लिमिट की जस्टिफिकेशन का यही मतलब है कि ये हम कर रहे हैं, हम लिमिट जो है इंटीग्रल के इनसाइड ले जा रहे हैं। Since in general the functional considered in the calculus of variations are not in the C1 norm, C1 norm नहीं होता है आपके फंक्शनल जो होते हैं, however आपका ये जो लिमिट है स्टिल होल्ड्स इफ कंटिन्यूटी ऑफ जे ऑफ वाई इज रिप्लेस्ड बाय अ वीकर कंडीशन। एक वीकर कंडीशन से अगर हम कंटिन्यूटी को रिप्लेस कर दें वीकर कंडीशन से, वीकर कंडीशन क्या है, फॉर एग्जांपल पीस वाइज कंटिन्यूटी है, अगर पीस वाइज कंटिन्यूटी से हम रिप्लेस कर दें कंटिन्यूटी की कंडीशन को, तो ये इक्वालिटी जो है ये स्टिल होल्ड कर सकती है। तो मैं जो है अब एक थ्योरम जो है वो प्रूफ करने जा रहा हूं। दैट्स व्हाई जो शुरू के लेक्चर में हमने कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शनल एट अ पॉइंट पढ़ा था, इस स्लाइड में उसको हम रिकॉल करने लगे हैं। और उसके साथ हमने दो कॉन्सेप्ट भी पढ़े थे, सेकंड लेक्चर में आई थिंक या थर्ड लेक्चर में मैंने ये रिकॉल करवाया था कि कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शनल एट अ पॉइंट। अब पॉइंट क्या है, वो भी फंक्शन ही होगा y हैट,
The functional j of y is said to be continuous at the point y hat belongs to V, and V is the space of admissible functions if for every epsilon greater than 0 there is a delta greater than 0 such that this inequality holds. ये तो कंटिन्यूटी थी, लेकिन हमने अभी कहा है कि कंटिन्यूटी कंडीशंस जो है इसको हम वीकर कंडीशन से रिप्लेस करेंगे. इसी कंटिन्यूटी कंडीशन को मैं इस तरह लिख सकता हूं, इसको इनफैक्ट यूज करके. ये इनइक्वालिटी जो है ये क्या है, माइनस एप्सिलॉन ग्रेटर दैन जे ऑफ वाई माइनस जे ऑफ वाई हैट लेस दैन एप्सिलॉन. ये वाली कंडीशन ये लिखी हुई है. अगर कोई फंक्शनल या कोई फंक्शन सिर्फ इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे फॉर ऑल कर्व्स y y hat which are close enough which satisfy this inequality, उसको हम कहते हैं कि ये लोअर सेमी कंटिन्यूअस फंक्शन है. ये हमने पढ़ा हुआ है, जस्ट रिकॉल करवा रहा हूं क्योंकि वीकर कंडीशन के साथ ये थ्योरम जो है मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं, ये हम प्रूव करने जा रहे हैं. इफ इन द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी इफ वी रिप्लेस दिस वन बाय दिस वन, अगर ऐसा फंक्शन है जो सिर्फ ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है और ये स्ट्रॉन्गर कंडीशन है, ये वीकर कंडीशन है, इन दोनों को कंबाइन करके ये कंडीशन आती है, इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग कंडीशन है. अगर कोई फंक्शन सिर्फ ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हम कहते हैं कि जे ऑफ वाई लोअर सेमी कंटिन्यूअस है. अगर सिर्फ ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा कोई फंक्शनल, तो हम कहते हैं कि ये जे ऑफ वाई ये अपर सेमी कंटिन्यूअस है एट y इक्वल्स y हैट. नाउ लोअर सेमी कंटिन्यूटी जो है ये हम यूज करने लगे हैं अपने थ्योरम में. और थ्योरम क्या है, थ्योरम जो है ये टाइम इतना ज़्यादा नहीं है कि मैं इसे एक्सप्लेन कर सकूं. आई विल टेक दैट थ्योरम टू द नेक्स्ट लेक्चर, लेकिन इसकी स्टेटमेंट अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं. द थ्योरम इज सेइंग if yn is a minimizing sequence, yn अगर आपका minimizing sequence हो of the functional j of y with limit function y hat है, and if इसका मतलब ये है कि limit n approaches to infinity yn equals y hat है, and if jy is lower semi continuous at y, जे वाई जो है लोअर सेमी कंटिन्यूअस है, इट मीन्स कि जे वाई माइनस जे वाई हैट इज ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन व्हेन एवर वाई माइनस वाई हैट लेस देन डेल्टा. देन वी हैव दिस कंडीशन. फिर हमारे पास ये लिमिट जो है ये एग्जिस्ट करेगी. We are almost at the end of our lecture. इसी थ्योरम पे मैं अपना जो है लेक्चर आज का कंक्लूड करूंगा. इस थ्योरम को प्रूफ हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे. अब ये देखेंगे पिछली स्लाइड में मैंने ये आपको कहा था कि लिमिट ये एग्जिस्ट करने के लिए आपकी जो है वो कंटिन्यूअस होना फंक्शनल का ज़रूरी नहीं है एट वाई हैट. दैट्स वाई वीकर कंडीशन जो कि लोअर सेमी कंटिन्यूटी की कंडीशन है विच इज द वीकर कंडीशन देन द कंटिन्यूअस कंटिन्यूटी कंडीशन, उसके साथ भी ये लिमिट एग्जिस्ट करती है. और यही मैं थ्योरम जो है ये स्टेट कर रहा है और यही मैं नेक्स्ट लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में जो है वो प्रूफ करूंगा. आई एम गोइंग टू प्रूफ कि ये जो है लिमिट एग्जिस्ट करेगी जे ऑफ वाई हैट. लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपके फंक्शनल स्पेस में जो सीक्वेंस मिनिमाइजिंग सीक्वेंस है वो y हैट को अप्रोच करना चाहिए, वो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए. ठीक है, देन जे वाई हैट इक्वल्स लिमिट ऑफ n इक्वल्स n अप्रोचेस टू इंफिनिटी जे वाई n, वो इक्वलिटी जो है वो होल्ड करेगी. टिल द नेक्स्ट लेक्चर, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर डियर वंस. अल्लाह हाफिज.